क्या हाल है। आज आ गए हैं एक नया दिन पे, एक नया सेशन लेके, एक नए पार्ट को जानने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे इस चैप्टर का चैप्टर 4 में। चलिए देखते हैं क्या है। मुझे ना मेरा दिन में बेस्ट टाइम यही रहता है कि मैं आपको पढ़ाता हूँ। मेरा सबसे बेस्ट टाइम यही रहता है। तो मैं आशा करता हूँ आप मुझे हर तरह से सपोर्ट करेंगे। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर कोई डाउट हो, मैं हर वीडियो में कहता हूँ, तो बिना झिझक के भाई की तरह पूछ सकते हैं मुझे। मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है। और अगर कोई और तरीके से पूछना चाहते हो तो आप यूट्यूब का कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा, बट आई वांट योर फुल सपोर्ट। मैं तगड़ी तरह से पढ़ाऊँगा। आज मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी पूरे करवाने वाला हूँ, तो बने रहिए सेशन पे, बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आज ऐसे तरीके से पढ़ने वाले हैं कि आपको फर्दर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होगी। वैसे भी ये पार्ट बहुत इजी है, अभी बस सुन लीजिए, धराधर आपका दिमाग पे घुसता चला जाएगा। यहाँ पर क्या दिया गया हमको? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। देखिए आसान सी बात है, कहाँ पर कितना टेम्परेचर है, कहाँ पर कितना मॉइस्चर है। मॉइस्चर मतलब एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स का जो क्वांटिटी होता है उसे मॉइस्चर कहते हैं। उनके बेसिस पे ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग टाइप का वेजिटेशन देखने के लिए हमको मिल जाता है। तो मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड, तो हम कैसे वेजिटेशन को डिवाइड कर सकते हैं और क्लासीफाई कर सकते हैं? पहले आता है हमारा फॉरेस्ट, फिर ग्रासलैंड्स, फिर स्क्रब्स और आखिर में तुंद्रा। तो एक एक लेवल पर आगे बढ़ता है कि जब हमारा ऑल्टीट्यूड बढ़ता है तब धीरे धीरे सबसे नीचे जो ट्रॉपिकल एरियाज होता है, जहाँ पर रेनफॉल अच्छा है, जहाँ पर मॉइस्चर बहुत है, वहाँ पर बड़े बड़े एवरग्रीन डेसिडियस फॉरेस्ट ग्रो होते हैं। उसके बाद आता है, थोड़ा ऊपर जाएंगे हम अगर इंडिया के बात करें तो हिमाचल प्रदेश का जो ग्रासलैंड्स एरिया होता है, जो वैली एरिया होता है, उसे हम ग्रासलैंड्स कहते हैं। उसके ऊपर जाएंगे तो प्लांट्स धीरे धीरे कम होते जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, फिर स्क्रब्स मिलेंगे। जो झाड़ियाँ होता है ना पहाड़ों में, आपने देखा होगा झाड़ियों, जहाँ पर पीछे लोमड़ी छुपे रहते हैं, उससे झाड़ियाँ होते हैं ना छोटे छोटे। आपका स्क्रीन में सब पिक्चर में दे दूँगा बाद में। फिर आऊँगा तुंद्रा मतलब बिल्कुल एंटार्क्टिका टाइप का क्लाइमेट, जहाँ पर पेड़ पौधों का कोई सीन नहीं है, सिर्फ एक दो मॉस लाइकेन आपको देखने के लिए मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है। बस बर्फ़ चारे पास है, पूरा ठंडा एरिया, उसे हम तुंद्रा कहते हैं। अच्छे से दिमाग में घुस गया आपका। अब देखिए, फॉरेस्ट का पिक्चर आ रहा होगा, अब ग्रासलैंड का पिक्चर आ रहा होगा, अब स्क्रब्स का पिक्चर आ रहा होगा, और तुंद्रा का भी पिक्चर आपको देखने के लिए मिल चुका होगा स्क्रीन पर। आप पिक्चर से बहुत अच्छे समझ सकते हैं मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फॉरेस्ट मतलब, जब यहाँ पर देखिए ना, फॉरेस्ट है, ये है ग्रासलैंड, मतलब जिस ज़मीन पर सिर्फ ग्रास होते हैं ना, छोटे ग्रास, और एक दो ट्रीज होते हैं। जो वैली रीजन्स होते हैं ना, जो ग्रासलैंड रीजन होते हैं हमारा हिमाचल प्रदेश। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपका सुविधा के लिए। फिर आते हैं स्क्रब, छोटे छोटे झाड़ी, और फिर तुंद्रा, जहाँ प्लांट का कोई सीन नहीं है, एक दो मॉस लाइक हमें मिल सकते हैं, छोटे छोटे माइक्रो प्लांट्स का सेक्शंस मिल सकते हैं। बाकी बर्फ़ एंटार्क्टिका टाइप का क्लाइमेट है, तो उसे तुंद्रा रीजन कहा जाता है। अब इन एरियाज ऑफ हेवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज में थाइफ, जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूज ट्रीज देखने के लिए हमें मिल जाएगा। वहाँ पर क्या होगा? फॉरेस्ट। द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद एरियाज हैविंग अबंडेंट वाटर सप्लाई। तो जहाँ पर अबंडेंट वाटर सप्लाई है वहाँ पर फॉरेस्ट है, अबंडेंट वाटर सप्लाई। एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीज, फिर वाटर क्वांटिटी इन द एटमॉस्फेयर जब डिक्रीज होगा धीरे धीरे, तो हम क्या देखेंगे? रिमाइंड कीजिए ना, फॉरेस्ट के बाद क्या आता है हमारा? फॉरेस्ट के बाद क्या आता है? ग्रासलैंड्स। फिर हमें देखने के लिए मिल जाए ग्रासलैंड्स, क्योंकि मॉइस्चर जब डिक्रीज होता है ना, साथ साथ क्या होता है? साइज ऑफ ट्रीज का जो साइज होता है वो भी हमारे एक साथ डिक्रीज होता है। यहाँ पर हमारा ट्रीज का साइज होता है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता रहता है। साइज ऑफ द ट्री एंड द डेंसिटी रिड्यूसेस। तो एक बार आप रिमाइंड कर लीजिए कि जब हम ऑल्टीट्यूड बढ़ते हैं ना, तब क्या होता है? साइज ऑफ ट्रीज घटती है, उनका डेंसिटी कम होता है, घनत्व कम होता है, उनका डेंसिटी कम होता है। शॉर्ट स्टैंडेड ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रो इन द रीजियंस ऑफ मॉडरेट रेनफॉल। तो छोटे छोटे पेड़ और ग्रासलैंड्स
जिसे हम कहते हैं वो मॉडरेट, जहाँ पर हल्के पतले बारिश होते हैं ना वहाँ पर पाए जाते हैं, फॉर्मिंग द ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड, उसे हम कहते हैं ग्रासलैंड्स। अब थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन द ड्राई एरियाज ऑफ रोन इनफॉल। अब थॉर्नी प्लांट्स मतलब जो डिजर्ट में पाए जाते हैं, कैक्टस हो गया, जो रोज़ का कुछ वैरायटीज़ हो गया, और भी ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स हमें देखने के लिए मिलता है वो डिजर्ट एरियाज़ में, वो ड्राई एरियाज़ में जहाँ पर रेनफॉल कम होता है, वहाँ पर थॉर्नी स्क्रब्स हमें मिलेगा। इन सच एरियाज प्लांट्स हैव डीप रूट्स, वहाँ पर प्लांट का ना रूट जो होता है बहुत डीप, क्यों आपको मैं अभी समझाता हूँ। डीप रूट्स एंड लिव्स विथ थॉर्नी एंड वैक्सी सर्फेसेस रिड्यूस द लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपीरेशन। क्या होता है ना, प्लांट्स का जो सैंडी सरफेस है ऊपर वाटर डिफिशिएंट है, तो उनका रूट बहुत नीचे होता है ताकि वाटर लेवल तक, ग्राउंड का जो बहुत नीचे है ना उस तरीके से वो वाटर लेवल तक पहुंच पाए। और उनका लीव्स कैसे हो, समझे, कैक्टस से उनका लीव्स स्पाइंस में बदल गया, क्योंकि लीव्स से ना जो वाटर लीव्स के ऊपर से जो मॉइस्चर एयर में जाता है ना उसे हम इवापोरेशन नहीं करते, उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। तो समझ में आया ट्रांसपीरेशन क्या होता है? लीव्स से जो वाटर इवेपोरेट होता है ना, तो वहाँ पर समझे डिजर्ट में बहुत सन है, बहुत धूप होता है वहाँ पर, वहाँ से अगर ज़्यादा से ज़्यादा पानी, बड़े लीव्स होंगे अगर प्लांट्स के, अगर ट्रांसपीरेशन के माध्यम से उग जाए तो प्लांट्स बचेंगे क्या? इसीलिए एडाप्टेशन क्या, वहाँ पर जो एनवायरनमेंट है उसमें अडेप्ट करने के लिए प्लांट ने क्या किया, लीव्स को स्पाइन में बदल दिया। स्पाइन में ट्रांसपीरेशन नहीं होता, स्पाइन का सरफेस हार्ड होता है सुई की तरह, तो इसीलिए वहाँ पर ट्रांसपीरेशन नहीं होता, इसीलिए वाटर लॉस नहीं होता। तुंद्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजियंस कॉम्प्राइजेस ऑफ मॉसेस एंड लाइसेस। मैं पहले बता चुका हूँ, जो एंटार्क्टिका टाइप का रीजन होता है ना वहाँ पर ज़्यादा क्या देखने के लिए मिलता है हमको, वहाँ पर मिल जाता है मॉसेस, लाइकेंस, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, लाइकेंस जो एक टाइप का, आपको पिक्चर आ रहा होगा स्क्रीन में तो वो आप देख सकते हैं लाइकेंस क्या होता है। टुडे देयर आर मेनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड देन देयर वर 2 centuries बैक। तो आज है ना बहुत ज़्यादा लोग हैं दुनिया में जो कि 2 शतक पहले थी। टू फिट दिस ग्रोइंग नंबर लार्ज नंबर ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू ग्रो क्रॉस। अब क्या होता है कि इन लोगों को खिलाने के लिए ज़्यादा फॉरेस्ट क्लियर हो रहा है। फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज वैनिशिंग रैपिडली, देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्स। तो अल्टीमेटली हमें इस वैल्यूएबल रिसोर्स को कंजर्व करना चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ मिला, ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस से जो मॉइस्चर इवेपोरेट होते हैं उनसे बचने के लिए प्लांट ने लीव हटाने के लिए मिला है कि ट्रांसपीरेशन से बचने के लिए प्लांट ने लीव्स को नीडल्स से बदल किया, नीडल्स यानी कि स्पाइरल्स में बदल दिया ताकि वाटर लॉस ना हो और उसमें वाटर बचे रहे और ज़्यादा दिन तक वो पानी के बिना रह पाए। टुडे देयर आर मोर नंबर ऑफ पीपल, मतलब ज़्यादा लोग बढ़ गए हैं तो ज़्यादा लोग को खिलाने के लिए ज़्यादा प्लांट्स का ज़रूरत होगा, ज़्यादा एग्रीकल्चर हो रहा है, फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, इसीलिए हमको ऐसे मैनेज करना होगा ताकि फॉरेस्ट जैसे वैल्यूएबल रिसोर्स हमको कंजर्व करने आए। क्योंकि फॉरेस्ट अगर नहीं रहेंगे तो लाइफ भी नहीं रहेगा, क्योंकि फॉरेस्ट का जो एयर है उसमें जो ऑक्सीजन रिलीज होते हैं वो जितने बायोडाइवर्सिटीज़ को सपोर्ट करते हैं उसके वजह से ही ये अर्थ एग्जिस्ट कर रहा है। विदाउट फॉरेस्ट वी वुड बी नथिंग। सो बढ़ते हैं आगे। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेरिएशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब इसको कंजर्व करने के लिए क्या किया जाए? फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ, प्लांट्स गिव शेल्टर टू एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। तो फॉरेस्ट ही हमारा वेल्थ है। चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से हमें ना प्लांट्स एंड एनिमल्स के जो लॉस होते हैं वो देखने के लिए मिलता है, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे मेनी स्पीसीज हैव बिकम वल्नरेबल और एंडेंजर्ड एंड सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। ह्यूमन एक्टिविटीज़ और कुछ नेचुरल एक्टिविटीज़ भी है, हमेशा ह्यूमन को दोष नहीं है, कुछ नेचुरल फिनोमेना भी है, पर ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन का फिनोमेना ही है जिनकी वजह से एनिमल्स वल्नरेबल हो रहे हैं, मतलब जो संख्याएँ कम हो रही है, बहुत कम होते हुए अल्टीमेटली एक्सटेंशन के दिक में जा रहा है, एक्सटिंक्ट हो रहा है। जो कि एनिमल एक्सटेंशन ना हमारा फूड चेन को अफेक्ट करते हैं, हमारा जो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होता है इनका। और अल्टीमेटली ना अगर हर एक एनिमल्स एक्सटिंक्ट होते रहे तो पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा और पूरा नेचर ख़त्म हो जाएगा, उस साथ साथ हम भी ख़त्म हो जाएंगे। डिफोरेस्टेशन, सॉइल इरोशन, constructional activities, forest fires, tsunami, landslides are some of the human and natural factors which accelerate the process of extinction of the resources। अब देखिए डिफोरेस्टेशन हो गया जो एक ह्यूमन प्रोसेस, सॉइल इरोशन ह्यूमन प्रोसेस से होता है,
या ज़्यादा बारिश की वजह से नेचुरल प्रोसेस भी हो सकता है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, बिल्डिंग खड़ा कर रहे हैं हम पेड़ पौधे काट के, वो तो हो ही रहा है। फॉरेस्ट फायर्स जो कि नेचुरल प्रोसेस है। फिर है सुनामी, लैंडस्लाइड, ये सब नेचुरल चीज़ है। इनके वजह से ना हमें क्या होता है, जो नेचुरल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जो ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स है, जो एक्सटेंशन ऑफ रिसोर्स के पीछे है। देखो लैंडस्लाइड्स होंगे, बहुत ट्रीज धंस जाएंगे, सॉइल इरोशन हो जाएगा, तो सुनामी में भी सेम इफेक्ट्स पड़ेंगे। इसीलिए सिर्फ ह्यूमन नहीं, नेचुरल कुछ एलिमेंट्स भी इसमें है। चलिए आगे बढ़ते हैं। One of the major concerns is the poaching which result in sharp decline in the number of particular species। तो पोचिंग के बारे में मतलब इलीगल हंटिंग को हम पोचिंग कहते हैं। मतलब जब कोई जंगल में जाके समझो अब एनिमल्स हंट करना बैन हो गया है, ब्लैक बक, शेर, ये वाला बैन हो गया है, तो अब जाके कोई अगर शेर को शिकार कर दो, उसका पुलिस केस हो जाएगा, वो जेल में बंद हो जाएगा, पर शेर तो मर गया ना। तो इसे हम कहते हैं इलीगल हंटिंग। इलीगल हंटिंग को कहते हैं पोचिंग, सिंपल वर्ड से। एनिमल को क्यों पोच किया जाता है, मतलब क्यों हंट किया जाता है इलीगली? कलेक्शन ऑफ हाइड्स, स्किन्स, नेल्स, टीथ, हॉर्न्स एज वेल एज फेदर, इन सब चीज़ों के लिए उनका हंटिंग हुआ जाता है। सम ऑफ दिस एनिमल्स टाइगर्स, लायन, एलिफेंट। देखिए टाइगर का स्किन बहुत अमीर लोग ना घर में रखते हैं, जो कि बहुत बुरी चीज़ होती है, वो किसी लीगल तरीके से रखा गया है। लायन का हो गया, लायन मेन। एलिफेंट का टच जो होता है वो आइवरी का होता है, उससे बहुत कुछ तैयार होता है, तो उसे भी पोचिंग किया जाता है। ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसेरोस, फिर स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच, पिकॉक, इन सब का इलीगल पोचिंग होता है। दिस कैन बी कंजर्व्ड बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस। अगर हम इसे फैल दें, अवेयरनेस के बढ़ने के वजह से इनका पोचिंग कम हो सकता है। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेरिएशन इन वाइल्ड लाइफ। तो इन सब चीज़ों, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आगे मैं आपको डेफिनेशन भी सिखा दूंगा, ये एग्जाम में आते हैं इन चीज़ों के बारे में, इनका डिफरेंस क्या होता है, मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स, वेटलैंड्स इज नेसेसरी टू सेव द प्रीवियस रिसोर्स फ्रॉम डिप्लीशन। वाटर सोर्सेज को हमको कंजर्व करना चाहिए ताकि आगे की जनरेशन को भी वो मिल पाए और हमको वो स्केर्सिटी ना देखना पड़े। देयर इज अ बैलेंस इन द एनवायरनमेंट इफ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीसीज इज नॉट डिस्टर्ब। अगर स्पीसीज को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो एनवायरनमेंट में हमेशा बैलेंस बना रहेगा। ह्यूमन एक्टिविटीज इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब्ड द नेचर। तो यहाँ पर एक न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स दी गई, ये तो आपका एग्जाम में नहीं आने वाला है, जस्ट एक बार देख लेना, आपको आपका खुद की इंफॉर्मेशन के लिए एक बार आंखें मार लेना। बढ़ते नेक्स्ट पेज। ड्यू टू इंडिस्क्रिमिनेट किलिंग्स ऑफ सेवरल बर्ड्स, एनिमल्स है आइदर बिकम एक्सटिंक्ट और ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। सेम बात रिपीट किया गया है। इंडिस्क्रिमिनेट किलिंग की वजह से कोई तो वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन में है और कोई तो एक्सटिंक्ट हो भी गया है। अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी एनकरेज्ड एट द रीजियनल एंड कम्युनिटी लेवल। तो यहाँ पर हमें वन महोत्सव और जो है सोशल फॉरेस्ट्री की तरह, मतलब ईच वन शुड प्लांट वन, जो स्कूल में प्लांटिंग का प्रोग्राम्स होता है, जो सोसाइटी में प्लांटिंग का प्रोग्राम्स होता है, जो फॉरेस्ट मेकिंग प्रोग्राम्स होता है, जो सीड प्लांटेशन का प्रोग्राम होता है, हमेशा ये इन टाइप को प्रोग्राम्स को हमेशा हमको प्रमोट करना चाहिए। स्कूल चिल्ड्रन शुड ऑल्सो बी एनकरेज टू बर्ड वॉच। वहाँ उनको जू लेना चाहिए एंड विजिट नेचर कैंप्स, और नेचर कैंप्स पर लेना जाना चाहिए, सो दे अप्रिशिएट द हैबिटेट ऑफ वेरियस स्पीसीज। वो नेचर को जान सकते हैं, ऐसे नेचर के बारे में सीख सकते हैं, और क्यों उनको सेव करना इम्पॉर्टेंट है, वो अगर हम इस एज पे बच्चे को सिखा देंगे तो वो बाद में एनवायरनमेंट को हार्म करने के लिए सोचेगा, वो अच्छे से थिंकिंग करेगा, वो अच्छे से एनवायरनमेंट प्लानिंग करेगा, जो कि हमारा फ्यूचर जनरेशन ही तो है जो हमारा एनवायरनमेंट को रक्षा करने वाला, तो उनको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। मेनी कंट्रीज हैव पास्ड लॉज अगेंस्ट द ट्रेड एज वेल एज इलीगल किलिंग्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। इनके लिए बहुत कंट्रीज बहुत लॉ भी पास कर चुके हैं। इन इंडिया किलिंग ऑफ लायंस, टाइगर्स, डियर्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स एंड पिकॉक्स आर नाउ इलीगल। ये सब इलीगल है। एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट्स और सीरीज भी कह सकते हैं हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड दैट लिस्ट्स सेवरल स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स इन विच ट्रेड इज प्रोहिबिटेड। तो साइट्स क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कन्वेंशन है, एक डेलीगेशन है, जिसमें कौन सा बर्ड्स एक्सटिंक्ट के मतलब एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, कौन सा बर्ड कौन सा स्टेज में, कौन एक्सटिंक्ट होने वाला है, किन का हमें पोचिंग नहीं करना चाहिए, किसको बैन हो रहा है इलीगल हंटिंग, वही बात।
द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। तो साइड में एक बार नजर मार लेते हैं नेशनल पार्क में क्या लिखा है। ये एक नेचुरल एरिया होता है, सिंपल वर्ड्स में नेचुरल एरिया जो कि आर्टिफिशियली क्रिएटेड है। देखिए नेचुरल एरिया जो कि आर्टिफिशियल मतलब फॉरेस्ट में एक जगह ऐसे प्रिपेयर किया गया है जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट, जो जोग्राफर्स जो है वो नज़र रखते हैं, वहाँ पर लोग काम करते हैं। पर वो नेचुरल एरिया है जहाँ पर एनिमल फ्रीली रोम कर सकते हैं, सब फैसिलिटीज़ उनके अवेलेबल हो, और ये ख्याल रखा जाता है कि कोई उनको हार्म ना करे, कोई लीगल हंटिंग नहीं हो, फुल प्रोटेक्टेड एरिया में रहते हैं। पर वो जगह खुला होता है, मतलब एनिमल्स को नहीं लगता कि वो कहीं बंधे हुए हैं, उसे हम नेशनल पार्क कहते हैं। Biosphere is a series of protected areas linked to global network intended to demonstrate the relationship between conservation and development, जहाँ पर बायोस्फीयर को रिजर्व किया जाता है। तो इसका अच्छे से डेफिनेशन आपको स्क्रीन में मैं दे दूंगा और बाद में भी आपको पढ़ाया जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये डेफिनेशन थोड़ा डिफिकल्ट यहाँ पर दिया गया है, तो हम इन सारे सोल्यूशन में देख लेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक। तो चलिए बढ़ते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पर। वीडियो खत्म नहीं हुआ है भाई। तो दोस्तों एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को धुआंधार तरीके से सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, विच आर द टू मेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सोइल फॉर्मेशन, मतलब कौन सा वो दो क्लाइमेटिक फैक्टर्स है जो सॉइल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रेनफॉल आर द टू मेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। आपको स्क्रीन में आ रहा होगा आंसर। रेनफॉल कॉन्ट्रीब्यूट्स इन ब्रेकिंग द रॉक्स बाय अप्लाइंग प्रेशर, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन बिटवीन हॉट एंड कोल्ड ऑल्सो फ्रॉम्स क्रैक्स इन द रॉक्स। देखिए समझने वाली बात है, रेनफॉल जब होता है ना, वो वाटर प्रेशर से ना बहुत पत्थर टूट जाते हैं। ऐसे एक पत्थर टूटते 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 धीरे धीरे वो सॉइल में कन्वर्ट होते हैं। और एक टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस, बहुत गर्म है फिर बहुत ठंडा हो गया वेदर, सीजन चेंजेस की वजह से रॉक्स में क्रैक्स आते हैं। उस क्रैक्स की वजह से रॉक्स डिफॉर्म होते हैं, वो टूट जाते हैं धीरे धीरे, रॉक्स से अल्टीमेटली सॉइल में परिवर्तित होते हैं। तो स्क्रीन में आंसर है, आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। राइट एनी टू रीजन्स फॉर लैंड डिग्रेडेशन टुडे। देखिए ये बहुत ही आसान सा सवाल है, आपको खुद से भी लिख सकते हैं, पर मैंने 2 पॉइंट ऐड किया है। एवर ग्रोइंग डिमांड ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन, जो कि है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर, आप कह सकते हैं डिफॉरेस्टेशन हो सकता है, आप फॉरेस्ट फायर कह सकते हैं, आप लैंडस्लाइड कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। मैंने 2 आंसर दिया है, जो एवर ग्रोइंग डिमांड ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन, जो सभी पॉपुलेशन वाले फैक्टर्स को डिनोट कर रहा है, और डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर। इज लैंड कॉन्सिडर्ड एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स। देखो ज़मीन के हमने क्या पढ़ा था, लैंड इज वेल्थ, तो लैंड क्यों इंपॉर्टेंट रिसोर्स कॉन्सिडर किया जा सकता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। लैंड इज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स बिकॉज इट प्रोवाइड्स सरफेस फॉर एग्रीकल्चर, लिविंग, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन एट्सेट्रा। मोस्ट एक्टिविटीज टेक्स प्लेस ऑन लैंड। तो लैंड क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है। बिकॉज क्यों, लैंड के बिना हम क्या आसमान में फंसेंगे, आसमान में उड़ते रहेंगे। हमारा सारे काम लैंड में ही तो है, आप बैठे हो लैंड के ऊपर ही तो हो, आपका घर लैंड के ऊपर ही तो है। इसीलिए इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, आपका जो खाड़ है, आपको जो खेती हो रहा है वो लैंड के ऊपर हो रहा है, इसीलिए लैंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेम एनी 2 स्टेप्स दैट गवर्नमेंट हैज टेकन टू कंजर्व द प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या है 2 स्टेप, क्या है 2 स्टेप, ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है। एक तो है स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेचुरल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जिनके बारे में आगे क्या है वो पढ़ेंगे। देयर पर्पस इज कंजर्वेशन ऑफ वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ। तो ये है कि हमको चैप्टर में जितना दिया गया हमको उतना याद रखना होगा, आउटसाइड नॉलेज की प्रयोजन नहीं है यहाँ पर। नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री हम यहाँ पर ग्रो कर चुके हैं। देयर मेन पर्पस इज कंजर्वेशन ऑफ वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ रिस्पेक्टिवली, और वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। सजेस्ट 3 वेज टू कंजर्व वाटर। तो ये आपका एक जनरल नॉलेज टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो समझिए क्या है, एक पढ़ा था हमने, क्या रिमाइंड कीजिए, मैंने शायद पार्ट 2 में पढ़ा था वीडियो का, आप नहीं देखे तो देख लीजिए पूरा। पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी यूट्यूब में मैं कर चुका हूँ, बहुत मेहनत से कराए हैं। तो आप भी मेहनत करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाल वाले बटन को दबा दीजिए जोर से, पूरा प्यार से, और साइड में जो बेल आइकन है ना उसे भी टंग करके दबा दीजिए। बस और कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस इतना ही प्यार चाहिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी हम देख लेंगे आपको, आपका फ्यूचर रेडी है। मतलब आप जो क्लास में ना, उसका मार्क्स का बोझा मैं उठाता हूँ। चलिए ज़्यादा बोल दिया। चलिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक है प्रोसेस, याद आया आपको, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इट इज़ अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग वाटर व्हाइल इट रेन्स सो दैट
इट में कम ऑफ यूज इन द फ्यूचर। तो रेन वाटर को स्टोर करेंगे ताकि वो फ्यूचर में काम आए। द कैनल्स यूज फॉर इरीगेशन शुड बी प्रॉपरली बिल्ट सो दैट द लॉस ऑफ वाटर डज नॉट टेक प्लेस। कैनल्स प्रॉपरली बिल्ड होना चाहिए। इन ड्राई रीजन्स ड्रिप और ट्रिकल इरीगेशन सजेस्टेड। देखिए क्या कैसा इरीगेशन होता है, मैंने पहले ही समझाया था। पाइपलाइंस जाता है पूरा फील्ड में और ड्रॉप बाय ड्रॉप पाइप के जो नोजल्स यानी कि जो पाइप का जो होल्स होते हैं वहाँ पर ड्रॉप बाय ड्रॉप एक एक रूट में कनेक्ट रहते हैं और ड्रॉप बाय ड्रॉप वहाँ पर रूट में पानी आ जाता है, ताकि क्या होता है ना, वो ज़्यादा पानी का वेस्टेज नहीं होता। ड्रॉप बाय ड्रॉप जितना रिक्वायर्ड है उतना पानी प्लांट को मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है और कम पानी वेस्टेज भी हो रहा है। इससे क्यों वाला क्वेश्चन, तो चलिए उसे भी एक एक बार करके देख लेते क्या है। which on the following is not a factor of soil formation? कौन सा नहीं है? टाइम, सॉइल टेक्सचर, ऑर्गेनिक मैटर। देखिए यहाँ पर आपको अगर कुछ ना भी आता होगा तो आपको आंसर आ जाएगा। सॉइल अगर फॉर्म ही नहीं होता, सॉइल टेक्सचर कहाँ से आ गया? टाइम तो लगता है, ऑर्गेनिक मैटर के उससे भी सॉइल को सॉइल फॉर्मेशन टाइम होता है, तो आंसर होगा ये। सॉइल टेक्सचर कभी भी एक सॉइल का फॉर्मेशन वाला फैक्टर नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू चेक सॉइल इरोशन और स्टीप स्लोप्स? स्टीप स्लोप्स में सॉइल इरोशन चेक करने के लिए सबसे बेहतरीन मेथड कौन सा है, मतलब सबसे बेहतरीन मेथड कौन सा है तो स्टीप स्लोप्स में सॉइल इरोशन प्रिवेंट करेंगे? सोचिए ना, बहुत सिंपल है, टेरेस कल्टीवेशन आंसर होगा इसका। टेरेस कल्टीवेशन, क्योंकि स्टीप स्लोप्स है वहाँ पर टेरेस करेंगे सीढ़ियों की तरह, तो वहाँ पर एक तरह से पानी आएगी तो दूसरे पार्ट में काम आ जाएगा, फिर पानी आएगी तीसरे, अल्टीमेटली पानी का वेस्टेज भी कम होगा और सॉइल इरोशन भी नहीं होगा। नेक्स्ट हमको दिया गया है क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन फेवर ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ नेचर? कौन सा नेचर कौन सा चीज़ इन तीनों ऑप्शन में नेचर को कंजर्व करने के लिए नहीं दर्शाता? स्विच ऑफ द बल्ब व्हेन नॉट न्यूज, अच्छी बात है, हम इलेक्ट्रिसिटी सेव कर रहे थे, ये तो हो गया नेचर सेविंग वाली बात। क्लोज द टैप इमीडिएटली आफ्टर यूजिंग, ये भी हो गया नेचर सेविंग वाली बात। फिर डिस्पोज पॉलीपैक्स आफ्टर शॉपिंग, तो पॉलीपैक्स को भाई डिस्पोज पॉलीपैक्स आफ्टर शॉपिंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फेवर ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ नेचर? देखिए अगर पॉलीपैक्स डिस्पोज नहीं करना चाहिए, आपको रिसाइकिल करना चाहिए कि पॉलीपैक्स इन्वायरमेंट में और सॉइल में मिलता नहीं है, वो पॉल्यूटेंट्स है, इसलिए आंसर सी हो जाएगा बिना झिझक के। देखिए मैथ से फॉलोइंग यहाँ पर बहुत ही इजी टेक्निक बता देता हूँ आपको, एक भी अगर आ जाए ना तो बाकी आपका हो जाएगा। देखिए लैंड यूज़ कैसे होता है, प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ लैंड, तो लैंड यूज़ का मतलब प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ लैंड, ताकि अच्छे कामों के लिए अच्छे प्रोडक्शन हो सके लैंड को। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस सोचो, ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर जो कि सॉइल में टॉप सॉइल में मिलता है। फिर रॉक डैम्स क्या होता है? भाई रॉक डैम्स सॉइल इरोशन को प्रिवेंट करने के लिए होता है। एक ही बचा है, देखिए दो, बायोस्फीयर कंट्रोल प्लान से कोई संपर्क नहीं वास्ता। एक ही बचा है बायोस्फीयर, क्या है? नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करता है। आसानी से मैचिंग हो गया। ऑफ इंडिया इज ओवर पॉपुलेटेड रीजन, देखिए जाहिर सी बात है ये ओवर पॉपुलेटेड रीजन है, यहाँ पर क्या ही नहीं है, फैसिलिटीज़ है, वाटर है, लैंड है, तो इंसान यहाँ पर बसेंगे, अच्छा एग्रीकल्चर होता है, अच्छा फूड मिलता है, फूड स्कैर्सिटी नहीं है, अच्छे पानी मिलते हैं, अच्छा रेनफॉल है, इसलिए आंसर यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। आंसर में टी से ट्रू को डिनोट करो, एफ से फॉल्स। वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इन इंडिया इज डिक्लाइनिंग, हाँ भाई लोग बढ़ रहे हैं तो वाटर अवेलेबिलिटी घटेगा, पर हेड कैपेबिलिटी घटेगा, समझ रहे हो ना? लोग बढ़ेंगे तो वाटर का पर हेड अवेलेबिलिटी हटेगा ना, जगह जगह वाटर स्कैर्सिटी है, वाटर का यूज़, वाटर का डिमांड बढ़ गया ना। फिर रोज ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन कोस्टल एरियाज टू चेक द विंड मूवमेंट इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग याद कीजिए, रोज ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन कोस्टल एरियाज टू चेक द विंड, ये तो भाई शेल्टर बेल्ट लग रहा है, ये तो शेल्टर बेल्ट हो गया। इंटरक्रॉपिंग नहीं हो तो यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पर आंसर फॉल्स हो जाएगा। आंसर ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड चेंजेस ऑफ क्लाइमेट कैन मेंटेन द इकोसिस्टम, तो यहाँ पर फॉल्स आंसर आ जाएगा। तो आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो चुका होगा। हमने पूरा चैप्टर को एक्सप्लेन किया वीडियो पार्ट बाय पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने लास्ट पार्ट को एक्सप्लेन करके एज मैंने बोला था मैंने इनसे सॉल्यूशन करा दिया। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए।